हेलो नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल से समझ में आया होगा, आज की क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की चर्चा करने वाले हैं। यह एक सामान्य चर्चा होगी जिसमें हमको सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों के बारे में एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। खास करके वो विश्वविद्यालय कहाँ है, कब बना, आदि आदि चीज़ों को लेकर के, ठीक है? आप में से जो लोग पहली बार जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार हेतु, वह जॉब्स वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज की जानकारी पूरी की पूरी आपको होम स्क्रीन पर यहाँ पे अभी स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रही होगी, है ना? इस टेस्ट सीरीज को आप हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम में ये टेस्ट सीरीज है, मतलब इसके लिए आपको जॉब्स वाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है? इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में हम प्रतिदिन 10 क्वेश्चन 10 एमसीक्यू के है पोस्ट करते हैं, तो वहाँ से भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए चालू करते हैं आज की हमारी इस चर्चा को। आज की इस चर्चा में हमको मध्य प्रदेश में स्थित सभी विश्वविद्यालयों के बारे में एक सामान्य चर्चा करनी है, ठीक है? सबसे पहले आता है राजधानी भोपाल में अवस्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, ठीक है? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या है? भोपाल विश्वविद्यालय है, भोपाल यूनिवर्सिटी, ठीक है? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से पहले भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1970 में स्थापना की गई थी, ठीक है? तो ये कॉलेज इस यूनिवर्सिटी बनी कब? 1970 में। जब ये बनी तब इसका नाम क्या रखा गया? भोपाल यूनिवर्सिटी नाम रखा गया था, है ना? क्या रखा गया था? भोपाल यूनिवर्सिटी। आगे चल करके 1988 में, है ना? आगे चल करके 1988 में क्या किया गया? प्रोफेसर बरकतुल्लाह भोपाली के नाम पर, किसके नाम पर? प्रोफेसर बरकतुल्लाह भोपाली के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम क्या कर दिया गया? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कर दिया गया, ठीक है? प्रोफेसर बरकतुल्लाह भोपाली कौन है? सामान्य समझने के लिए, जानने के लिए, तो भारत की 1915 के आसपास, है ना? 1915 के आसपास भारत के लोगों ने क्या किया था? एक निर्वासित सरकार बनाई थी। कहाँ? अफगानिस्तान में। तत्कालीन अफगानिस्तान में भारत के लोगों ने एक निर्वासित सरकार बनाई थी, है ना? एक्जाइल गवर्नमेंट। इस एक्जाइल गवर्नमेंट का जो प्रधानमंत्री था वो कौन थे? प्रोफेसर बरकतुल्लाह भोपाली थे, ठीक है? और उसी एक्जाइल गवर्नमेंट के निर्वासित सरकार के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। तो ये बेसिक चीज़ें थी। तो चूंकि उनका भोपाल से संबंध रहा है, इस वजह से उनके सम्मान में, है ना, इस विश्वविद्यालय को 2015 में नैक द्वारा बी ग्रेड प्रदान किया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? अब आता है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, एपीएसयू, है ना? क्या आता है? एपीएसयू, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। अवधेश प्रताप सिंह कौन है ना? इनका पूरा नाम क्या है? तो कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह। क्या है? कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह। कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह रीवा के, है ना? कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह रीवा राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, है ना? क्या रहे हैं? रीवा राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है? इस विश्वविद्यालय की स्थापना 20 जुलाई 1968 को हुई थी और इसको यूजीसी से मान्यता कब प्राप्त हुई थी? फरवरी 1972 में, है ना? इसकी कोई आवश्यकता नहीं याद रखने की। 20 जुलाई 1968 आपको ध्यान में रखना है कि एपीएसयू कब स्थापित किया गया था? 20 जुलाई 1968 को स्थापित किया गया था, ठीक है? यह जो विश्वविद्यालय है, बाकी अन्य विश्वविद्यालयों की तरह यह विश्वविद्यालय भी भारतीय विश्वविद्यालय संघ और अखिल राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ का वो है, सदस्य है, ठीक है? सभी विश्वविद्यालय इनके सदस्य होते हैं ना? सभी विश्वविद्यालय क्या होते हैं? इन एसोसिएशंस के सदस्य होते हैं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक? अगला विश्वविद्यालय है जो हमारे काम का, वो है डीएवीवी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। डीएवीवी जो पहले इंदौर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, बाद में उसको जो लोक माता अहिल्या देवी रही है ना, होलकर वंश की, उनके नाम पे इसको क्या कर दिया गया? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, है ना? यह राज्य का पहला विश्वविद्यालय है जिसे नैक ने क्या दिया था? ए प्लस ग्रेड दिया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? क्या बात है इसमें कि यह प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है जिसको नैक द्वारा ए प्लस ग्रेड दिया गया था। हमने देखा कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को 2015 में नैक ने क्या दिया था? बी ग्रेड दिया था। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात करें? ए प्लस ग्रेड की। नैक कितने प्रकार की ग्रेडिंग करता है ना? नैक कितने प्रकार की ग्रेडिंग करता है, उन ग्रेडिंग में कितने कितने स्तर होते हैं, इस सब के बारे में हमने चर्चा की हुई है जब हमने नैक पढ़ा था, है ना? कि 7 प्रकार की ग्रेडिंग होती है। वो ग्रेडिंग ए प्लस प्लस ए प्लस ए इस प्रकार से कैसे की जाती है, वो हमने पूरा सिद्धांत पढ़ा हुआ है, पैरामीटर्स पढ़े हुए हैं, ठीक है?
ये जो आपका विश्वविद्यालय डीएवीवी विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में की गई थी, है ना? मध्य प्रदेश विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा। मध्य प्रदेश में कोई भी शासकीय यूनिवर्सिटी यदि स्थापित होती है ना? तो एक कानून लाया जाता है, उस कानून के माध्यम से उसको स्थापित किया जाता है। ये बात हमने जब 1973 के अधिनियम के अमेंडमेंट पढ़ रहे थे, है ना? जब हमने 1973 के अधिनियम के बहुत सारे अमेंडमेंट पढ़े थे, तब ये बात हमने ऑलरेडी क्या है समझ ली थी कि हर विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए एक क्या है कानून अथवा एग्जिस्टिंग कानून में अथवा जो एग्जिस्टिंग कानून है, पुराना कानून है, उसमें क्या है संशोधन की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर है डीएवीवी एक संबद्ध राज्य विश्वविद्यालय है ना? इसका जिसका क्षेत्र इंदौर संभाग के 7 आदिवासी बहुल जिलों तक फैला हुआ है ना? ये 7 आदिवासी बहुल जिले कौन से हैं प्राइमरली यदि बात करें तो इंदौर तो अपने आप में भी एक वो है एससी बहुल क्षेत्र है ना? क्या है इंदौर एससी बहुल क्षेत्र है। इसके अलावा आपका खरगोन हो गया, खंडवा हो गया, बुरहानपुर हो गया, इन क्षेत्रों के जो वो हैं इन जिलों के जो वो हैं क्या बोलते हैं इनको कॉलेज हैं, है ना? वो इससे डीएवीवी से क्या होते हैं संलग्न होते हैं, संबद्ध होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, इतना ही काम का ठीक है। यहाँ पे कुछ और बातें लिखी हुई हैं, ये हमारे काम का नहीं है ना? विश्वविद्यालय विजन मिशन के है ना? ये विजन और मिशन एग्जैक्टली है ना? तो विजन और मिशन के पालन के लिए प्रतिबद्ध है। जो इसके आदर्श वाक्य डीएवीवी का आदर्श वाक्य क्या है? धियो नः प्रचोदयात्, क्या नाम है उसका? धियो यो नः प्रचोदयात्, ठीक है। तो ये विश्वविद्यालय का डीएवीवी का आदर्श वाक्य भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जो काम की बातें हैं बस मैं वही आपसे यहाँ पे क्या है याद रखने के लिए कहूंगा, कह रहा हूँ, ठीक है। अगला विश्वविद्यालय है सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, है ना? क्या आता है? सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय। इसका नाम बदल दिया गया है, विक्रम यूनिवर्सिटी का नाम तो सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1957 को की गई थी। कहाँ पर है? उज्जैन में है ना? श्री रणछोड़ लाल जी धाभाई ने इसके लिए क्या किया था? बड़नगर से भूमि दान की थी। तो इसके ये विश्वविद्यालय वर्तमान में जहाँ पर है वह दान की भूमि पर बना हुआ है। ये दान की भूमि किसके द्वारा दान की गई थी? श्री रणछोड़ लाल जी धाभाई है ना? किसके द्वारा? धाभाई के द्वारा क्या है यहाँ पर भूमि दान दी गई थी, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखेंगे। ये विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1 मार्च 1957 को यह कार्य चालू कर दिया। उस दिन से क्या है वर्किंग है, ठीक है। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 1956 में। ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है ना। आधारशिला मतलब नींव कब खोदी गई थी उसको बनाने के लिए, वो सब का मतलब नहीं है यहाँ पर, है ना। बट फिर भी आधारशिला किसने रखी थी पता होना चाहिए। तो इसकी आधारशिला उस समय के गृह मंत्री है ना, इसकी आधारशिला 56 के कालखंड में देश के जो गृह मंत्री थे श्री गोविंद वल्लभ पंत, है ना? कौन थे? जीबी पंत, है ना? कौन थे? जीबी पंत। उनके द्वारा इसकी क्या है आधारशिला रखी गई थी। ये जो आधारशिला रखने का कार्यक्रम था, इसमें मुख्य अतिथि कौन हो गए? जीबी पंत हो गए, है ना? मुख्य अतिथि कौन थे? जीबी पंत थे। इसके अलावा समारोह की अध्यक्षता, है ना, समारोह की अध्यक्षता मध्य भारत राज्य के राज प्रमुख स्वर्गीय जीवाजीराव सिंधिया जी ने की थी। देखो 1 नवंबर, है ना? 1 नवंबर 1956 के बाद 1 नवंबर 1956 के बाद, है ना? 1 नवंबर 1956 के बाद ये सब कहानी खत्म हो जाएगी। मध्य भारत राज्य आदि आदि वाली। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का एकीकरण हो जाएगा और एक तरीके से कहें तो कई सारे राज्यों का 14 राज्यों का क्या होगा? पुनर्गठन होगा, है ना? बहुतों का एकीकरण होगा, बहुतों को तोड़ा जाएगा, बहुत सारे राज्य नए बने, बहुत सारी कहानी हुई 1 नवंबर 1956 को, ठीक है? तो अब अभी हम डिस्कस कब कर रहे हैं? 23 अक्टूबर 1956 को कर रहे हैं। मतलब हम कई नवंबर के कई दिन पहले की चर्चा कर रहे हैं। तब तक तो मध्य भारत था, है ना? तब तक तो मध्य भारत था। तो उस समय उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे समारोह की? जीवाजीराव सिंधिया और गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ और मध्य भारत का इसमें विलय कर दिया गया। यही बात अभी हमने ऊपर डिस्कस कर ली है ना, यही बात हमने ऊपर डिस्कस कर ली। तो अब वहाँ पे उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि आगे चल करके क्या हुआ? मध्य प्रदेश एक समेकित राज्य बन गया। मध्य भारत और ये सब सेंट्रल प्रोविंस वगैरह वाली कहानी खत्म हो गई। तो चूंकि एक मध्य प्रदेश बना, तो एक मध्य प्रदेश बनने के कारण क्या किया गया? फिर से राजपत्र में क्या किया गया? विक्रम विश्वविद्यालय का संशोधित अधिनियम क्रमांक 13 1957 राजपत्र में 16 अगस्त 1957 को क्या किया गया? फिर से प्रकाशित किया गया, ठीक है। 16 अगस्त 1957 को मतलब एक साल पूरे होने के पहले पहले क्या कर दिया गया? राजपत्र में इस विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने का क्या कर दिया गया? संशोधन प्रस्तावित कर दिया गया, ठीक है। ये विक्रम विश्वविद्यालय के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर कुछ और चीजें दी हुई है ना।
यहाँ पर कुछ और चीजें दी हुई हैं। ये दरअसल किसका है, कार्य क्षेत्र को लेकर के है ना। देखो ये जो भी डेटा मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये जो भी डेटा आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सब कुछ है ना, ये पूरा का पूरा डेटा आपको कहाँ मिलेगा, विक्रम यूनिवर्सिटी की साइट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, विक्रम यूनिवर्सिटी की साइट में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। बट अगेन है ना, हमको सिर्फ उतना ही काम का देखना है, हमको सिर्फ उतना ही काम का देखना है जितना हमारे एग्जाम के नजरिए से क्या हो सकता है, महत्व का हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ये लिखा हुआ है ना, विक्रम यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 मार्च 1957, है ना। श्री रणछोड़ लाल जी धाबाई डोनेट द लैंड फॉर इट फ्रॉम बड़नगर, है ना। तो गुजरात में जो बड़नगर है, जहाँ चाय बेचते थे कुछ लोग, है ना, कुछ लोगों ने, एक ही व्यक्ति बेचता था। तो वो जो बड़नगर है ना, वहाँ से वहाँ के श्री रणछोड़ लाल जी दाभाई ने क्या किया था, जमीन दान दी थी। वही बात यहाँ पे वेबसाइट में लिखी हुई है। यहीं से कंटेंट हमने यहाँ से लिया हुआ है ना, हमने जो कंटेंट पूरा का पूरा लिया हुआ है अपने इसमें पढ़ाने में, वो यहीं से लिया हुआ है। हर वेबसाइट से हमने कंटेंट उठाया हुआ है। इसका मतलब कि पूरा का पूरा कंटेंट क्या है, ऑथेंटिक है, वेबसाइट से लिया गया, ऑफिशियल पेजेस से उठाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 20 अप्रैल 1973 को राज्यपाल ने मध्य प्रदेश विश्वविद्यालयों के संगठन और प्रशासन में एकरूपता लाने की अनुमति प्रदान की। हमने पता है भाई, हमने पता है कि ये वो वर्ष है, ये वो वर्ष है, और इवन वो मंथ है, इवन वो उस वर्ष का वही मंथ है जब क्या हो रहा था, जब 1973 का विश्वविद्यालय अधिनियम आ रहा था, है ना। विश्व 1973 का विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, है ना। वही बात यहाँ पे उसके परिप्रेक्ष्य में लिखी हुई है। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या काम का है ये? बिल्कुल काम का नहीं है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और चंद बातें लिखी हुई हैं, यह भी हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काम का नहीं है। दरअसल ये बातें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, है ना, ये लिखी हुई ये बातें, है ना, यहाँ पर ये बातें लिखी हुई हैं ऑलरेडी, बट आप इसको स्किप करेंगे, ठीक। एक पॉइंट इसमें और आता है आखिरी में, कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 को संशोधित किया गया और 28 जून 1985 को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया गया, ठीक है। संशोधन के अनुसार, ये जो संशोधन हुआ, कब हुआ संशोधन, 28 जून 1985 को। किस चीज का संशोधन हुआ, तो संशोधन के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र को उज्जैन संभाग के राजस्व जिलों के अनुसार फिर से परिभाषित और सीमांकित किया गया। देखो वापस से, मध्य प्रदेश का जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 है, उसमें जो मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं, है ना, जो अधिकांश अमेंडमेंट हुए हैं, वह सामान्यतः किस चीज को लेकर के हुए हैं, जो विश्वविद्यालय है उसके कार्य क्षेत्र के निर्धारण को लेकर के ही हुए हैं। कि भाई उदाहरण के लिए सिंपल से कहते हैं, मान लो कि एपीएसयू है। अब एपीएसयू का एक कार्य क्षेत्र है, वो एपीएसयू के अधिनियम में और बाद में 73 के अधिनियम में डिफाइन कर दिया गया, 73 की यूनिवर्सिटी एक्ट में डिफाइन कर दिया गया। लेकिन आगे चल करके हमने देखा कि शहडोल में एक नया विश्वविद्यालय बना दिया सरकार ने, पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय। तो जब पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय बन गया शहडोल में, तो सीधी सी बात है, जो शहडोल जिले के कॉलेज रीवा के कॉलेज से जुड़े हुए थे, उनको अब क्या कर दिया जाएगा, शंभुनाथ से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये क्या इतना आसान है? इसके लिए पूरा क्या करना पड़ेगा आपको, बाय द लॉ जाना पड़ेगा, कानून में संशोधन करना पड़ेगा। कागज में लिख देने से नहीं हो जाएगा, पूरा क्या करना पड़ेगा आपको, विधानसभा से कानून पारित करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र के बारे में दिया हो, वर्तमान में इस चीज का कोई मतलब, ठीक है। फिर आता है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, है ना, आरडीवी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जून 1956 को जबलपुर विश्वविद्यालय के अधिनियम के तहत की गई थी, है ना। जबलपुर यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया था। जब मैंने आपको वो पढ़ाया था, जब मैंने आपको यूनिवर्सिटी एक्ट पढ़ाया था, तो यूनिवर्सिटी एक्ट का शेड्यूल 1 यदि आपको अच्छे से याद हो तो, है ना, यूनिवर्सिटी एक्ट का शेड्यूल यानी 1 यदि आपको याद हो, एक बार खोल लेते हैं उसको, है ना, एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट 1973, ठीक है। यदि आप इसके उसमें जाएंगे, शेड्यूल 1 में जाएंगे, तो शेड्यूल 1 में क्या दिया हुआ था कि कुछ कानून रिपील किए जा रहे हैं, है ना, कुछ कानून क्या किए जा रहे हैं, रिपील किए जा रहे हैं। ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट शेड्यूल विच डील्स विथ सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 ऑफ द सेम एक्ट 1973 एक्ट, इनेक्टमेंट्स रिपील्ड, है ना, कि ये जो इनेक्टमेंट थे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनेक्टमेंट थे, इनको रिपील किया जा रहा है। रिपील करने का मतलब समाप्त किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, उनको, उनका महत्व अब नहीं रहेगा। कौन कौन से देखो, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सागर एक्ट 1946 का, मध्य भारत विक्रम यूनिवर्सिटी एक्ट 1955 का, जबलपुर यूनिवर्सिटी एक्ट 1956 का। कौन सा, जबलपुर यूनिवर्सिटी एक्ट 1956 का। यही बात की जा रही है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जून 1956 को जबलपुर विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत की गई थी। यही तो है, जबलपुर विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 के तहत रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आगे चलकर के उसका नाम परिवर्तन किया गया,
आगे चल करके उसका नाम परिवर्तन किया गया। बट अभी के लिए यहाँ पे काम की बात क्या है कि जबलपुर यूनिवर्सिटी जो एक्ट था, है ना, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पूरा नाम क्या है, पुराना नाम क्या है, जबलपुर यूनिवर्सिटी एक्ट है। क्या नाम है, जबलपुर यूनिवर्सिटी एक्ट। ऐसे ही आप देखेंगे बरकतुल्लाह का पुराना जो नाम था वो क्या था, भोपाल यूनिवर्सिटी। तो कानून भी किस नाम से आया था, भोपाल विश्वविद्यालय अधिनियम के नाम से आया था। ठीक है। इंदौर विश्वविद्यालय का वर्तमान में नाम क्या है, डीएवी भी है, लेकिन पुराना नाम क्या था, इंदौर विश्वविद्यालय। तो कानून भी किस नाम से आया था, इंदौर यूनिवर्सिटी एक्ट। ध्यान में रखना कि शेड्यूल 1 में इन्होंने क्या किया है, एक्ट कौन सा रिपील हो रहा है उसका नाम लिखा हुआ है, जबकि शेड्यूल 2 में क्या लिखा हुआ है कि उन विश्वविद्यालयों का कार्य क्षेत्र क्या होगा, है ना, या जुरिस्डिक्शन एरिया क्या होगा, वो यहाँ पे क्या है मेंशन किया गया है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जून 1956 को की गई थी। काहे से की गई थी, जबलपुर यूनिवर्सिटी एक्ट के माध्यम से। काय के माध्यम से, जबलपुर यूनिवर्सिटी एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक। विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को 2024 में क्या किया गया, नैक द्वारा मान्यता दी गई। ये नैक द्वारा जो मान्यता दी गई, एक्चुअली क्या मान्यता थी, तो ग्रेडिंग की गई। क्या ग्रेडिंग थी, ए ग्रेड दिया गया। क्या दिया गया, ए ग्रेड दिया गया। किसको, जबलपुर यूनिवर्सिटी या रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड दिया गया। किसके द्वारा, नैक के द्वारा दिया गया। ये जो ए ग्रेड मिला उसमें सीजीपीए स्कोर निकाला गया। ये सब कुछ सीजीपीए स्कोर, ग्रेडिंग वगैरह सब कुछ नैक वाली क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। जो लोगों ने नहीं पढ़ा वो एक बार जाके देख लें। ठीक है। तो 3.22 निकला। कितना निकला, सीजीपीए 3.22 निकला। उसके आधार पे क्या दिया गया, ए ग्रेड दिया गया था। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है ना। बाकी इसके अलावा यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो हमारे काम के नहीं है। ये सभी पॉइंट है ना, ये सभी पॉइंट आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे, बट अभी के लिए हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काम का नहीं है। अगली यूनिवर्सिटी आती है, प्रदेश की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। नाम ही उसका क्या है, प्रौद्योगिकी, है ना, उसका नाम ही क्या है, प्रौद्योगिकी। तो वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा अधिनियम क्रमांक 13 1998 पारित किया गया, और इसको क्या किया गया, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस के रूप में क्या किया गया, स्थापित किया गया। ठीक है। तो ये किस चीज के लिए काम करता है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए यह विश्वविद्यालय एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया 1998 में। कैसे, 1998 में लाए गए कानून के माध्यम से। कैसे स्थापित किया गया, 1998 में लाए गए कानून के माध्यम से स्थापित किया गया। ठीक है। अब चूंकि ये क्या है, एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो इससे जुड़े हुए सभी कॉलेज कैसे रहेंगे, टेक्निकल नेचर के ही रहेंगे, है ना। जैसे उदाहरण की बात करें, इससे लगभग 200 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज जुड़े हुए हैं, मतलब टेक्निकल एजुकेशन। 98 से अधिक फार्मेसी कॉलेज जुड़े हुए हैं। अगेन ध्यान रखना, ये सब डेटा याद रखने की आवश्यकता नहीं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बस हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा उसको। ठीक है। तो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, डिप्लोमा डिग्री कॉलेज हो गए, एमसीए हो गया, आर्किटेक्ट कॉलेज हो गए, है ना, बी आर्क वगैरह। तो ये इस प्रकार के कॉलेज क्या है जो टेक्निकल नेचर के हैं, प्रौद्योगिकी वाले सेक्टर से डील करते हैं, वह कॉलेज इससे क्या है संबद्ध किए जाते हैं। बाकी सभी कॉलेज, बाकी टेक्निकल के अलावा जो कॉलेज होते हैं वो बचता ह्यूमैनिटी वाला, तो ह्यूमैनिटी वाला अलग अलग यूनिवर्सिटियों से अटैच किया जाता है। जैसे भोपाल की बात करें तो भोपाल के जितने भी कॉलेज हैं ह्यूमैनिटी के, वो सब बरकतुल्लाह से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसी भोपाल के सभी टेक्निकल कॉलेज कहाँ से जुड़े हुए हैं, आरजीपीवी से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है। यहाँ पे जो भी चीजें दी हुई हैं अब वो हमारे काम की, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काम की नहीं है। ठीक है। इन चीजों को भी आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे पाठ्यक्रम क्या चल रहे हैं, तो आप जो भी नॉर्मल पाठ्यक्रम देखते होंगे इंजीनियरिंग के सेक्टर में, जैसे मैनेजमेंट हो गया, फॉरेंसिक साइंस हो गया, है ना, फैशन है, इंजीनियरिंग है, स्पेस साइंस है ना, सोशल वर्क है, नैनोटेक हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन हो गया, फार्मेसी हो गया, ऐसे ढेर सारे क्षेत्रों में ये लोग क्या करते हैं, आरजीपी वाले कोर्स संचालित करते हैं। ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला विश्वविद्यालय आता है राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय। राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय 17 जून 2019 को स्थापित किया गया। एक उसके माध्यम से राजपत्र में प्रकाशित उसके है ना, प्रकाशन के माध्यम से। तो ये चीज ध्यान में रखना है। यह सीखने के एक प्रमुख केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया है। ये जो विश्वविद्यालय है राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो छिंदवाड़ा में है ना। एक दूसरा, इस पे ऑलरेडी क्या है 2022 में क्वेश्चन आ चुका है ना। और 2022 में जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में हमने चर्चा ऑलरेडी कहाँ की हुई है, जब हमने 1973 के अधिनियम की शेड्यूल 2 पढ़ा था। 1973 के अधिनियम का जब हमने शेड्यूल 2 पढ़ा था तब हमने इसकी चर्चा ऑलरेडी की हुई है। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है।
अनुसंधान और विकास पर जोर देते हुए राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय अग्रणी अनुसंधान के लिए क्या है, अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा, करेगा है ना, कर नहीं रहा है, जो संकाय और छात्रों दोनों के लिए क्या होगा, एकेडमिक और प्रोफेशनल एक्सीलेंस की खोज में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए काम कर रहा है, प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए काम कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग रिसर्च वगैरह में काम कर रहे हैं उनकी क्या है, उनकी मदद करने में ये संस्थान मदद करेगा, यूनिवर्सिटी मदद करेगी। ठीक है, अगला आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक, है ना, ये मध्य प्रदेश का दो में से एक है ना, दो में से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश में दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनमें से एक ये है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक, यह एक अपने प्रकार का मतलब इसका प्रकार क्या है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसका प्रकार क्या है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी। यह अपने प्रकार का देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है, मतलब देश में और कोई दूसरा ट्राइबल यूनिवर्सिटी है ही नहीं, इसका मतलब कि देश में और कोई दूसरा ट्राइबल यूनिवर्सिटी है ही नहीं। ठीक है, यह विश्वविद्यालय एक कानून के माध्यम से स्थापित किया गया, कानून का नाम क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2007। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अधिनियम कब आया था, 2007 में, और इस अधिनियम के आधार पर यह विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया, 8 जुलाई 2008 को। जब यह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया तब इसके कुलपति कौन बनाए गए, पहली बार प्रोफेसर सी डी सिंह बनाए गए, कौन, प्रोफेसर सी डी सिंह बनाए गए। ठीक है, 3 से 4 बातें आपकी यहाँ पे क्या है, काम की हैं। ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है, अनूपपुर में है, कहाँ पर है, अनूपपुर में है, तो उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र पूरे देश में फैला हुआ है, और यह विश्वविद्यालय यूजीसी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः क्या है, वित्त पोषित है। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विश्वविद्यालय का जुरिस्डिक्शन एरिया क्या है, होल इंडिया, है ना, इस विश्वविद्यालय का, है ना, इस विश्वविद्यालय का जुरिस्डिक्शन एरिया क्या है, पूरा देश है, एक बात। दूसरा, यह विश्वविद्यालय यूजीसी के माध्यम से क्या करता है, केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है, मतलब इसको पूरी की पूरी 100% फंडिंग कौन करता है ना, इसकी पूरी की पूरी 100% फंडिंग का ठेका कौन लेकर के रखा हुआ है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार स्वयं फंडिंग करती नहीं है, तो उन्होंने क्या रखा हुआ है ना, उन्होंने क्या रखा हुआ है, सॉरी, है ना, उन्होंने क्या रखा हुआ है, एक वो रखा हुआ है यहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, यूजीसी को रखा हुआ है, सॉरी दिमाग भटक गया था, है ना, यहाँ पे क्या रखा हुआ है उन्होंने, यूजीसी को रखा हुआ है। यूजीसी क्या करती है, केंद्र सरकार की तरफ से इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग करती है ना, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, इसका जुरिस्डिक्शन एरिया कितना है, पूरे देश में। ठीक है, यह विश्वविद्यालय आदिवासियों के उच्च शिक्षा के लंबे समय से सजोए हुए सपने को क्या करता है, पूरा करता है। तो यहाँ पे जो ट्राइबल यूथ रहता है उसको प्रियोरिटी दी जाती है चीजों में। ठीक है, अब लक्ष्य क्या है, वापस से देखो, बहुत कहूँ लिटरली याद रखने की, समझने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यार, ट्राइबल यूनिवर्सिटी है तो भाई समझ लो ना, उसके हिसाब से कला शिल्प में क्या करेगा, योगदान देगा, कला शिल्प और कौशल के क्षेत्र में योगदान देगा। ठीक है, हाशिए पे मतलब कि समाज का वो वर्ग, समाज का वो वर्ग जो अभी भी पीछे छूट गया है और उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है। देखो, वापस से लोगों को बुरा लग जाता है ना, थोड़ी सी बात एक एक मिनट की है, लोगों को बुरा लग जाता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, है ना, जिस क्षेत्र से का मतलब होता है मेरा, कि मैं जिस गांव से आता हूँ, है ना, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, इतना पिछड़ा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, खास करके एजुकेशन के मामले में। अब एसटी का रिजर्वेशन दिया जाता है, इवन एससी के भी कह ले, है ना, हमारे गांव में एसटी भी हैं, एससी भी हैं। एसटी हमारे यहाँ दरअसल कौन है, कोल हैं। लिटरली कहें, आज तक में मतलब मैं अपनी इस उम्र में और मेरे बाप दादाओं ने आज तक सिर्फ एक ही कोल को पढ़ा हुआ लिखा देखा है पूरे गांव में, है ना, लगभग 150 से अधिक कोल होंगे, और 150 कोलों में से मात्र एक परिवार का एक सदस्य पढ़ाई किया, वो टीचर बना, और अच्छी बात रही कि उसने उस परंपरा को आगे बढ़ाया, और उसके बच्चे भी सब पढ़े और अभी नौकरी कर रहे हैं। बाकी कोल क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। सेम हालत एससी में है, एससीओ में जाटव रहते हैं, है ना, और भी कई कम्युनिटी के लोग रहते हैं। कुछ कम्युनिटी के नाम तो हो सकता है आप जानते भी ना हो, जैसे कोरी होता है ना, इस प्रकार से दाहिया होता है। किसी के घर में कोई पढ़ाई नहीं होती है ना, कोई जानकारी ही नहीं इन सब चीज़ों की। लेकिन दूसरा पक्ष क्या है कि शहरों में जो बैठे हुए हैं, जो लोग इस आरक्षण की व्यवस्था का कई पीढ़ियों से लाभ ले रहे हैं और लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, उनसे यदि कहो कि आप एक बार इनसे भी चर्चा करिए, इन तक आरक्षण क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, एक बार इस पर भी बात करिए, है ना, तो वो उससे मुंह मोड़ फेर लेते हैं। उनको लगता है कि हम आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। नहीं भाई, हम कह रहे हैं कि एक बार मेरे गांव में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, मेरे गांव में ब्राह्मण भी हैं, और लिटरली कहूँ तो लगभग
50 घर होंगे, उनमें से 30 से 35 घर ऐसे होंगे जहां कोई पढ़ाई नहीं करता। पैदा होते ही सबको पता होता है कि मेरा बाप मुंबई में बोरी उठाता है, मुझे भी जाके वहीं बोरी उठानी है ना। और यही बात किसको पता है? बाकी एससी और एसटी वालों को भी पता है, जो ब्राह्मण को पता है, ओबीसी वाले को पता है, सबको। अब ब्राह्मण को सुविधाएं दे, जनरल वालों को सुविधाएं दे रही नहीं सरकार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको दे रहे हो उनको तो अच्छे से पहुंचाओ। वो भी बेचारा नहीं पढ़ पा रहा, काहे? उसको जानकारी ही नहीं है, वो इतना सक्षम ही नहीं है कि वो इस व्यवस्था का लाभ ले पाए। और इस व्यवस्था का लाभ ले कौन रहा है? वो जो 4 पीढ़ी से ले चुका है, ऑलरेडी लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है। ठीक है, तो जब इसका हम कहते हैं कि इसका रिव्यू होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि खत्म किया जाए, इसका मतलब ये है कि उस तक भी लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाए जो लिटरली आज भी लाभ नहीं ले पा रहा। मेरे गांव में एसटी लोग बैठे हुए हैं, कोल बैठे हुए हैं, लिटरली मतलब बुरी से बुरी स्थिति है। और वही स्थिति उसमें भी है, जनरल वालों में भी है। बट सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता, समाज में जो ठेकेदार बैठे हुए इन लोग के, उनको भी फर्क नहीं पड़ता है। चल रहा है बस सिस्टम। खैर, रेंटिंग थी ये, है ना, मन की भड़ास थी। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में दुनिया एक गांव में सिमट गई है, हम कहते हैं ग्लोबल विलेज, है ना। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट जब आ गया है, तो ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट में समाज का कोई भी वर्ग छूट ना पाए, उस समाज का प्रत्येक वर्ग का जो कला है, शिल्प है, कौशल है, उसको एक नया आयाम मिल सके, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ये विश्वविद्यालय क्या है, काम करता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब वो क्या क्या काम कर रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि हमारे बहुत ज्यादा मतलब का एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है। ठीक है, मैंने चूंकि इनकी वेबसाइट में यदि आप जाएंगे, है ना, यहाँ पे यदि आप उनकी वेबसाइट में जाएंगे, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ठीक है, यदि आप उनकी वेबसाइट में जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा ये जो डेटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पूरी जानकारी वो आपको अबाउट अस में इनके सेक्शन में मिल जाएगी। ये पूरी जानकारी लिखी हुई है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, है ना, और ये पूरी जानकारी बेसिक वाली यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, ये भी एक वो है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ऊपर वाले की तरह ही। ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला यूनिवर्सिटी है ना। और इसको पहले क्या कहते थे? यूनिवर्सिटी ऑफ सागर के नाम से जानते थे। किसके नाम से? यूनिवर्सिटी ऑफ सागर, या सागर विश्वविद्यालय कह लीजिए, क्या कह लीजिए आप उसको? सागर विश्वविद्यालय कह लीजिए, उसके नाम से जाना जाता था, है ना। इसकी स्थापना 18 जुलाई 1946 को डॉक्टर हरि सिंह गौर ने की थी, है ना। डॉक्टर हरि सिंह गौर का जो जन्म हुआ वो 1870 में हुआ था, देहांत उनका 1949 में हुआ। हमारे काम का भी यहाँ पे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है। विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 18 जुलाई 1946 को स्थापित हुआ था। किसने स्थापित किया था? डॉक्टर हरि सिंह गौर ने स्थापित किया था। फंडिंग किसने करी थी? डॉक्टर हरि सिंह गौर ने स्वयं फंडिंग करी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश का पहला क्या था? विश्वविद्यालय था। भारत के इस 18वें विश्वविद्यालय की, ये देश का किस नंबर का था? 18वें नंबर का विश्वविद्यालय था। प्रदेश का पहले नंबर का, है ना, प्रदेश का पहले नंबर का और देश का 18वें नंबर का विश्वविद्यालय। और मध्य प्रदेश के सबसे पुराने और सबसे बड़े विश्वविद्यालय का शायद एक अकेले व्यक्ति की लगभग 2 करोड़ रुपए की मेहनत कमाई से स्थापित होने का गौरव प्राप्त है। तो कितने रुपए खर्च किए गए थे उस समय? 2 करोड़ रुपए किसने खर्च किए थे अपनी बचत के? डॉक्टर हरि सिंह गौर ने, है ना। यहाँ पे उनके नाम में क्या लिखा हो? सर हरि सिंह गौर। तो ये सर की उपाधि दी जाती थी किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो वो वही सर वहां पे क्या है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रथम सॉरी डॉक्टर हरि सिंह गौर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे, और दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि संकाय के प्रथम क्या थे? डीन थे 1924 में। ठीक है, तो ये भी बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी। हरि सिंह गौर जी के बारे में, किसके बारे में? हरि सिंह गौर जी के बारे में। तो हरि सिंह गौर जी दिल्ली विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे 22 से 26 के बीच में। एक बात। दूसरा, वहां का जो लॉ डिपार्टमेंट था, लॉ फैकल्टीज था, एग्जैक्टली, है ना, लॉ फैकल्टीज था, उसके वो डीन भी थे 24 में। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर हरि सिंह गौर नागपुर यूनिवर्सिटी के भी कुलपति रहे हैं ना, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। सागर यूनिवर्सिटी के संस्थापक है, तो हमको पता ही है। उनके सम्मान में 1976 में भारत सरकार ने, इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया था? डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, उनके सम्मान में, उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया था 1976 में? ठीक है, डाक टिकट जारी किया था, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब अगला आता है नाम बदलने को लेकर के, कि राज्य विधानमंडल द्वारा फरवरी 1983 में विश्वविद्यालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है भाई, जब उनने स्थापित किया, हरि सिंह गौर जी ने जब स्थापित किया, तब सागर विश्वविद्यालय नाम रखा। ऑब्वियस सी बात है कि भाई अपने नाम पे थोड़ा रख देंगे कि भाई वो जब विश्वविद्यालय स्थापित करें तभी उस विश्वविद्यालय का नाम क्या कर दें? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दें, है ना। कि भाई मैं स्टेडियम स्थापित कर रहा हूँ, मैं अपने स्टेडियम का नाम अपने ही नाम पे रखे दे रहा हूँ, क्रिकेट स्टेडियम का, अहमदाबाद में मेरे ही नाम पे क्रिकेट स्टेडियम जाना जाएगा, है ना। ऐसा थोड़े ना करेंगे वो, ऐसे नहीं है वो। ठीक है ना, प्रधानमंत्री भी नहीं थे कि ऐसा कर लें। खैर,
तो इनका इनका क्या कर दिया गया, 1983 में सागर विश्वविद्यालय का नाम बदल करके हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, सागर शहर में ये क्या है, अवस्थित है। बाकी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे काम की नहीं है। कहाँ पर है, विंध्य श्रेणी में। कहाँ पर है, सागर पूरा विंध्य श्रेणी में ही बसा हुआ है। जो लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे पार्टी में, उनको ये चीज अच्छे से समझ होगी। अगला आता है एक इंपॉर्टेंट, वो है डॉक्टर हरि सिंह गौर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ द सोशल साइंसेस। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 2016 की अधिनियम संख्या 2 द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। कब, 2016 में। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी, कानून ला करके। 16 में स्पेसिफिक डेट क्या है, 13 जनवरी 2016 को विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। स्पेसिफिक डेट क्या है, 13 जनवरी 2016 को विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। यह अपने नेचर का, अपनी प्रकृति का, अपने प्रकार का देश का एकमात्र क्या है, विश्वविद्यालय है, पहला विश्वविद्यालय। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय ब्राउश का देश का क्या है, पहला सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय है। सोशल साइंस यूनिवर्सिटी क्या है, सोशल साइंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के साथ साथ सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण और दृष्टिकोण के एकीकरण का एक अनूठा मॉडल है। बड़ी लंबी चौड़ी लाइन का सामान्य सा मतलब क्या है कि SC ST OBC का अपलिफ्टमेंट करना है ना, काय के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, सोसाइटी और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के माध्यम से। बस हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कब स्थापित हुआ, कहाँ है, इंदौर में है। ठीक है, अगला आता है भोज मुक्त विश्वविद्यालय, है ना। अगला क्या आता है, भोज मुक्त विश्वविद्यालय। ये भोज मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1992 को की गई थी। इसको स्थापित करने का कानून कब आया था, तो कानून का नाम क्या है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, है ना, मध्य प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1991। कब आया था कानून, 1991 में आया था। स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1992 को। इसको स्थापित करने कौन आया था, इसको एग्जैक्टली उद्घाटन करने कौन आया था, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, है ना। कौन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि उस समय क्या थे, देश के राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उसी जिले के हैं जिस जिले में ये विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय कहाँ है, भोपाल में है। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल के ही थे। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के पिताजी थे खुशीलाल शर्मा, जिनके नाम पे क्या है, प्रदेश का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और कॉलेज संचालित है यहीं भोपाल में। कहाँ, भोपाल में। ठीक है, चलिए अगला है, विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह राजा भोज के सरस्वती कंठाभरण के एक श्लोक का क्या है, प्रेरणा लेता है। कहाँ पे, सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है, राजा भोज की रचना है। सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है, राजा भोज की रचना है। यदि आप विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह में जाएंगे, है ना, भोज मुक्त यूनिवर्सिटी देख ही लीजिए भाई, है ना, राजा भोज यूनिवर्सिटी लोगो। ठीक है, यदि आप उसके प्रतीक चिन्ह में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाग देवी तमुपामहे, है ना, शायद मैं एग्जैक्टली सही से नहीं पढ़ पाया। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली इनका क्या है, लोगो है। तो यही लोगो, ये लोगो दरअसल कहाँ से प्रेरित है, सरस्वती कंठाभरण से प्रेरित है। वाग देवी का नाम ही क्या, मतलब वाग देवी हम कहते किसको हैं, वाग देवी, मतलब उसको यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो वाक देवी। वाक मतलब जो हमारी वाणी है ना, वाक मतलब क्या, जो हमारी वाणी है। और ये कहाँ से प्रेरित है, सरस्वती कंठाभरण से प्रेरित है, जो कि राजा भोज की क्या है, एक रचना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये क्या करता है, यूनिवर्सिटी करती क्या है, तो भाई ओपन यूनिवर्सिटी है, मुक्त विश्वविद्यालय, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करती है। क्या करती है, दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाती है। घर बैठे शिक्षा प्राप्त करो, क्या करो, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करो, वो वाली शिक्षा ये लोग क्या है, उपलब्ध करवाते हैं। इनके प्रमाण पत्र सबसे मिलते हैं, कहाँ से, है ना, कहाँ से मिलते हैं, यूजीसी से मिलेगा। इसके अलावा जो डायरेक्टोरेट रहता है एक्सटेंशन एजुकेशन का, डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन ब्यूरो, है ना, इसका सर्टिफिकेट है AICT NCT RCI AIU आदि 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 की इनको क्या है, प्रमाण पत्र प्रदान करने का क्या है, शक्ति है। ठीक है, इसके अलावा इनके कोई, इनसे अफिलेटेड कोई कॉलेज नहीं होते हैं, है ना। इनसे अफिलेटेड क्या होते हैं, अध्ययन केंद्र होते हैं। क्या होते हैं, रीजनल सेंटर्स होते हैं या अध्ययन केंद्र होते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं। यदि इनकी वेबसाइट के अबाउट अस सेक्शन के हिसाब से बात करें, यदि इनकी वेबसाइट के अबाउट अस सेक्शन के हिसाब से बात करें तो 11 क्षेत्रीय केंद्र और 612 अध्ययन केंद्र क्या हैं, इनके चल रहे हैं, इनकी वेबसाइट के हिसाब से। ठीक है, अब ये कैसे काम करते हैं, तो प्रमोशन ऑफ लर्निंग, की प्रभावी ज्ञान प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न साधनों का उपयोग करना, है ना, कि लर्निंग के लिए जिन जिन माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे लर्निंग का एक परंपरागत माध्यम क्या है कि सामने बैठेंगे टीचर पढ़ाएगा, ये इस माध्यम से हट करके काम करते हैं।
ठीक है। दूसरा, समावेशी उच्च शिक्षा सभी को मिल पाए, समाज के विभिन्न वर्गों को मिल पाए, ठीक है। खास करके वो वर्ग जो रेगुलर कॉलेज जाकर के, यूनिवर्सिटी जाकर के शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है किसी कारणवश, ठीक है। इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा का एकीकरण, कि राज्य के शैक्षिक ढांचे में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा को क्या करना, शामिल करना। और आखिरी में मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन के विकास मतलब शैक्षिक लोगों का क्या करना, डेवलपमेंट, शैक्षिक लोगों को समाज में क्या करना, खड़े करना, उनको क्या करना, उभारना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक। भोपाल में स्थित है ना, 1991 में स्थापित, हमने ये सब बातें पढ़ ली थी ऑलरेडी। 91 में कानून बनने में स्थापित है ना। इसका विजन क्या है, मुक्त शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से क्या करना, विस्तार करना, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, ये ध्यान में रखना है, एम्ब्रेस, इंगेज, एनलाइटन, एम्पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, एम्ब्रेस, इंगेज, एनलाइटन एंड एम्पावर। ये आपको आदर्श वाक्य इनका मतलब राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय का ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए, अगला है भारत की जनसांख्यिक क्षमता के अनुरूप नई शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से नवाचार, वैश्विक कल्याण और समानता पे क्या लोग काम करते हैं, है ना। कि 20 की जो एजुकेशन पॉलिसी उसको भी इस ओपन यूनिवर्सिटी के लोग फॉलो कर रहे हैं, ओपन यूनिवर्सिटी वाले फॉलो कर रहे हैं, जिसके तहत वो इनोवेशन को, ग्लोबल वेलफेयर को, है ना, इक्वलिटी को, आदि आदि चीज़ों क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इसके बाद जो पॉइंट दिए हुए हैं वह हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से काम के नहीं है, ठीक है। बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलिए, ये पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ा होगा, है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। आगे चलकर जब हम एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे तब इसको करवाएंगे, ठीक है। कि भाई 2000 एनईपी 2020 के तहत क्या किया गया, टारगेट रखा गया है, क्या टारगेट रखा गया है कि 2035 तक में भारत का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जीईआर है, वो 50% पहुंच जाएंगे। कब तक में, 35 तक में। अभी कितना होगा सोचो, ठीक है। मतलब कि तुम, कहना क्या मतलब है कि यदि 100 बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं तो उनमें से 50 बच्चे एटलीस्ट क्या करें, है ना, 50 बच्चे एटलीस्ट क्या करें, हायर एजुकेशन प्राप्त करें। ये प्रावधान किया गया है एनईपी में। ये कब तक में प्राप्त करें, 35 तक में टारगेट अचीव हो जाए। मतलब अभी कितने हैं, अभी लगभग 28 है। अब है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ये कहाँ होगा, सतना में है। कहाँ पर है, सतना में है, ठीक है। और यह भी अपने नेचर का पहला विश्वविद्यालय है एक तरीके का, है ना, प्रदेश का। कि लोगों के ठोस प्रयासों से देश के तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्रों में से एक बना दिया, लेकिन ग्रामीण भारत का एक बड़ा हिस्सा अभी भी शिक्षा और कौशल के उन्नयन के लिए क्या है, खराब बुनियादी ढांचे के कारण समस्या में बना हुआ है। मूल बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है, ग्रामीण भारत का एक बड़ा हिस्सा। तो इस विश्वविद्यालय का फोकस एरिया भी क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना, शिक्षा उपलब्ध करवाना, हायर एजुकेशन वाली। भारत का ग्रामीण जो एरिया है वह अभी भी शिक्षित रूप से उतना उन्नत नहीं हुआ है। तो यह विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में क्या कर रहा है, शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है। इस विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा उपलब्ध करवाना, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो पॉइंट दिया वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अभी जो विश्वविद्यालय है ना, ये विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया, 12 फरवरी 1991 को स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय को स्थापित करने का कानून कब आया था, 1991 में ही आया था, ठीक है। ये विश्वविद्यालय को स्थापित करने का श्रेय, स्थापित करने की प्रेरणा, है ना, ये पूरा कहाँ से आता है, नानाजी देशमुख से आता है। वर्तमान में नानाजी देशमुख क्या है, भारत रत्न है ना। वर्तमान में नानाजी देशमुख क्या है, भारत रत्न है। उनकी वेबसाइट में जाएंगे तो पद्म विभूषण ही लिखा हुआ है ना। कई लोगों का बार बार मैसेज आता था कि वेबसाइट्स में क्या वो रहता है। देखो, हमने भी कई जगह इस प्रकार से डेटा दिया है और वेबसाइट से ही दिया है। समस्या क्या है कि ये लोग अपनी वेबसाइट अपडेट करना भूल जाते हैं, है ना। मतलब इनकी वेबसाइट में सब अपडेट होता रहता है, बस इनके बारे में जो जानकारी है, मतलब मैं अपना क्या है, अपने बारे में कपड़े बदलते रहूं रोज रोज, है ना, और से पार्टी पारूं बढ़िया, तेल तेल चपोरूं खूब सारा, लेकिन अंदर से मेरी आत्मा नहीं बदल रही है, मेरी जानकारी नहीं बदल रही है, वो पुरानी की पुरानी बनी हुई कचड़ा वाली। वही बात इनके साथ है कि ये लोग क्या करते हैं, वेबसाइट में सब कुछ अपडेट करेंगे, बस इनके बारे में जो बेसिक जानकारी वही अपडेट नहीं करते हैं, है ना। ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, हर विश्वविद्यालय, हर सरकारी वेबसाइट का यही हाल है। खैर, तो चित्रकूट में यह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, मंदाकिनी नदी के तट पर, मंदाकिनी गंगा नदी के तट पर इसको स्थापित किया गया है। 12 फरवरी 1991 को स्थापित किया गया। 1991 में इसको स्थापित करने के लिए कानून लाया गया था और इसको स्थापित करने का पूरा श्रेय, पूरी प्रेरणा, है ना, किसको जाता है, नानाजी देशमुख को जाता है, ठीक है, जो कि आरएसएस के क्या थे, बड़े पदाधिकारी थे, ठीक है। विश्वविद्यालय और उन्हीं को श्रेय जाता है सरस्वती स्कूलों को प्रारंभ करने का, ठीक है।
तो विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट में स्फटिक शिला के पास क्या है, किसके पास है ये, स्फटिक शिला के पास। दरअसल ये कहाँ पर है, ये है रामवन में। कहाँ पर है, रामवन में। रामवन एक जगह है चित्रकूट में, है ना, वहां पर ये विश्वविद्यालय क्या है, अवस्थित है। ठीक है, मंदाकिनी नदी के तट पर। ठीक है, विश्वविद्यालय को ग्रामीण लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, जैसे हमने देखा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय किसके लिए काम करेगा, एसटी कम्युनिटी के लिए। किसके लिए, एसटी कम्युनिटी के लिए। जैसे हमने देखा भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, वो किसके लिए काम करेगा, एससी एसटी ओबीसी के लिए। वैसे ही ये विश्वविद्यालय किसके लिए काम करेगा, ग्रामीण लोगों के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए विश्वविद्यालय क्या है, काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो चीजें दी हुई वो हमारे काम की नहीं है ना। आखिरी में यहाँ पे काम का जो है वो क्या है कि है ना, विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह में पादुका के रूप में अंकित है ना। विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य क्या है, गांव लघु रूप में ब्रह्मांड है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और प्रतीक चिन्ह में क्या है, पादुका है ना। विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह में क्या है, लोगो में क्या है, लोगो में पादुका बनी हुई है। दरअसल वो भगवान राम की पादुका है ना, उस चीज को बताया गया है यहाँ पे। एक दूसरा, वहाँ भगवान राम से संबंध क्या है भाई, क्योंकि चित्रकूट में बना हुआ है वो तो, है ना। दूसरा कि इसका आदर्श वाक्य क्या है ना, तो आदर्श वाक्य इसका क्या रखा गया है, विलेज इज द यूनिवर्स इन मिनिएचर। विलेज इज द यूनिवर्स इन अ मिनिएचर। हर गांव में एक छोटा छोटा क्या है, संसार बसा हुआ है। वही चीज यहाँ पे क्या है, आदर्श वाक्य के तौर पे इसकी रखी गई है। ठीक है, ये बातें आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये जो पूरा का पूरा विश्वविद्यालय है वह टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों दृष्टिकोणों का प्रभावी ढंग से क्या है, उपयोग करता है। टॉप डाउन और बॉटम अप का मतलब क्या होता है कि पॉलिसी कहाँ पे बनेगी, टॉप लेवल पे बनेगी, और उसको इम्प्लीमेंट कहाँ पे किया जाएगा, डाउन लेवल पे किया जाएगा। मतलब राज्य सरकार पॉलिसी बनाएगी और कहाँ इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बॉटम अप, यहाँ पे बॉटम अप का मतलब क्या है, ग्रामीण लोगों को शिक्षा दी जाएगी। यहाँ पे बॉटम में कौन है, ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण लोगों को शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, पूरा सिद्धांत टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच दोनों में क्या का है, काम करता है। और इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के वोकेशनल कोर्सेज क्या किए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं। क्या संचालित किया जाता है, विभिन्न प्रकार के वोकेशनल कोर्सेज संचालित किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से BSW और MSW भी होता है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क, है ना, सोशल वर्क की डिग्री होती है, वह भी यहाँ से प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह विश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय है जो 100% निगरानी और बायोमेट्रिक उपस्थिति का उपयोग कर रहा है। आज की तारीख में लिटरली बात करें, आज की तारीख में हर विश्वविद्यालय क्या हो चुका है, 100% बायोमेट्रिक हो चुका है, ताकि कर्मचारी अपनी हाजिरी लगा करके सुबह और भाग न जाए दिन भर के लिए, इसलिए क्या किया गया, बायोमेट्रिक सिस्टम अपनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला विश्वविद्यालय है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, है ना, NLIU। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अपने छात्रों में बड़े राष्ट्रीय और मानवीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया, है ना। और ये जो विश्वविद्यालय है ना, यह विश्वविद्यालय देश में कानूनी शिक्षा पर कभी भी, है ना, चूंकि देश में कानूनी शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, तो आगे चलकर क्या किया गया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित की गई देश के अलग अलग राज्यों में। वही उन्हीं में से एक ये यूनिवर्सिटी हो जाती है, ऐसी हैदराबाद में है ना। ऐसी कई जगहों पे क्या है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी संचालित हैं। ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इसका नाम क्या है ना, सॉरी, ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वो कहाँ पर है, भोपाल में। कहाँ पर है, भोपाल में है। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, है ना। यहाँ पे जो बातें दी हुई हमारे काम की नहीं है। ठीक है, चलो जो बातें काम की हैं आपके, बस उतना ही मैं बताऊंगा आपको, है ना, बाकी आप छोड़ देंगे। यहाँ पे जो काम का है वो क्या है, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना मध्य प्रदेश विधानमंडल मंडल द्वारा कानून ला करके 1997 में की गई थी, है ना। उसका अधिनियम क्रमांक क्या था, 41 था, याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है, स्थापना कब हुई थी, 1997 में हुई थी। ठीक है, यह क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग मेथड को क्या है यहाँ पे, ट्रेनिंग मेथड को यहाँ पे क्या है, अपनाया जाता है। मतलब बहुविषयक शिक्षण और प्रशिक्षण माध्यम को, तरीकों को यहाँ पे अपना करके काम किया जाता है। ठीक है, जो 97 में विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, उसमें कोर्सेज कब संचालित होना चालू हुए, 1998 से, है ना। उसमें कोर्स कब संचालित हुए, 1998 से इसमें कोर्स संचालित हुए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अगला विश्वविद्यालय है महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, है ना। क्या है, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय। तो उज्जैन के सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने संस्कृत भाषा और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के अभिवर्धन एवं प्रचार प्रसार हेतु उज्जैन में इसको स्थापित किया। काय के लिए भाई, नाम ही क्या उसका,
संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय। तो भाई संस्कृत को और वैदिक शिक्षा को, है ना, पौराणिक चीजों को क्या किया जाएगा, यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, है ना, और उनके लिए उसके लिए क्या यहाँ पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ये महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय काय के लिए काम करता है ना। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 लाया गया था, और उसके आधार पे ये स्थापित कब किया गया, 2008 में, है ना। अधिनियम कब आया था, 2006 में आया था, और स्थापित कब किया गया, 2008 में स्थापित किया गया था। एग्जैक्ट डेट बात करें तो 15 अगस्त 2008 को कब स्थापित किया गया था, 15 अगस्त 2008 को स्थापित किया गया था। कब? ठीक है है ना। तो महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 के तहत इसको कब स्थापित किया गया, 15 अगस्त 2008 को स्थापित किया गया था। कहाँ पर है, उज्जैन में। ठीक है, संस्कृत शिक्षा के लिए काम करता है। अगला आता है हिंदी विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। यह 19 दिसंबर 2011 को, है ना, कब इसकी स्थापना की गई, 19 दिसंबर 2011 की गई थी। कानून कब आया था, 2011 में ही आया था। कानून कब आया था, 11 में ही आया था। प्रभावी कब से हुआ, स्थापना कब हो गई थी, 19 दिसंबर को, और ये लागू कब से हुआ, प्रभावी कब से हुआ, 21 दिसंबर 2011 से। कब से, 21 दिसंबर 2011 से 2 दिन बाद। ठीक है, ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है, भोपाल में। कहाँ पर है, भोपाल में। नाम में उसके क्या है, हिंदी। नाम में उसके क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। मतलब यहाँ पे जो भी कोर्स संचालित होगा, सबकी शिक्षा किस भाषा में दी जाएगी, हिंदी भाषा में। किस में दी जाएगी, हिंदी भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं कि विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य क्या है, हिंदी भाषा को अध्यापन, प्रशिक्षण, ज्ञान की वृद्धि आदि। यदि आपको याद हो तो मैं एक कहानी बता देता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार शायद 3 या 4 बार प्रयास कर चुकी है। अभी 23 के चुनाव के पहले तो अमित शाह के माध्यम से प्रयास किया गया। क्या प्रयास था, हिंदी विश्वविद्यालय के माध्यम से, इसी हिंदी, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के माध्यम से हिंदी भाषा में एमबीबीएस की डिग्री का कोर्स संचालित करना। 3 या 4 बार प्रयास कर चुकी है सरकार, और हर बार असफल रही। इसलिए नहीं कि कुछ बेहतर नहीं हो रहा, बच्चे नहीं आ रहे। कारण क्या, बच्चे तो आए, पहली बार जब संचालित किया गया बच्चे आए, शायद 4 या 5 एडमिशन हुए थे, सब छोड़ गए। कारण क्या था उसका मूल, ना बच्चों के पास किताब है हिंदी में। भाई मेडिकल एजुकेशन में जो भी किताबें वर्तमान में संचालित है वो सब इंग्लिश भाषा में है, क्योंकि एमबीबीएस कोर्स ही इंग्लिश भाषा में होता है। तो किताबें भी इंग्लिश में है, हिंदी में कभी कंटेंट बनाया ही नहीं गया, ट्रांसलेट किया ही नहीं गया। ट्रांसलेट भी कर देते हैं तो गूगल वाला ट्रांसलेट हो जाता है, उसमें समस्या हो जाती फिर। ठीक, तो ये चीज क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि भाई एमबीबीएस का कोर्स हिंदी में संचालित करने का प्रयास इसी विश्वविद्यालय के माध्यम से किया गया था। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान ने जब दूसरी बार मुख्यमंत्री पद का ग्रहण किया, तभी उनकी सरकार में हिंदी विश्वविद्यालय को स्थापित करने का स्वप्न देखा गया था, और बाद में उन्होंने ही स्थापित भी किया था। ठीक है, बाद में उन्होंने ही स्थापित भी किया था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे जो बातें दी हुई हैं वापस से अब हमारे काम की नहीं है। ये सब बातें हमने ऊपर पढ़ ली 21 दिसंबर को, है ना, और 19 दिसंबर वाली कहानी हमने ऊपर ऑलरेडी समझ ली, तो स्किप करेंगे आप। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया। ठीक है, तो इसको स्किप कर देंगे। सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय रिपीटेशन हो गया है ना। चलिए, अगला है धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, है ना। एक हमने ऊपर ऊपर क्या देखा था, एनएलआईयू देखा था, है ना, क्या था, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी देखा था, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। अब क्या है, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, जबलपुर में है। कब स्थापित की गई, 2018 में। जबकि एनएलआईयू, है ना, जबकि एनएलआईयू कहाँ पर है, भोपाल में। एनएलआईयू कहाँ पे है, भोपाल में। ठीक है, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, जबलपुर में है ना। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 2018 में की गई थी, है ना। 2021 तक विश्वविद्यालय के प्रमुख मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कुलाधिपति के रूप में, और मनोज कुमार सिन्हा कुलपति के रूप में रहे हैं। कब तक, 2021 तक। ठीक है, वर्तमान में एक बार आप चेक कर लेना, है ना। वर्तमान में भी यदि आप चाहेंगे तो धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर। ठीक है, ये यहाँ पे आप इनकी वेबसाइट में जाएंगे यदि, है ना। हमेशा कोशिश किया करो कि ऑथेंटिक चीज़ों के लिए, सही चीज़ों की जानकारी के लिए आप उन्हीं की वेबसाइट में जाएं। गवर्निंग बॉडी में जाएंगे, है ना, चांसलर में जाएंगे,
देखिए, अब इनके चांसलर कौन है वर्तमान में, काम की बात समझ लो, है ना। धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का वर्तमान में चांसलर कौन है, जस्टिस संजीव सचदेवा, है ना। कौन है, संजीव सचदेवा। संजीव सचदेवा यदि आपको याद हो तो ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं पहले, है ना। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं पहले, है ना, जितना मुझे याद आ रहा है। तो संजीव सचदेवा जी इसके क्या है, चांसलर हैं। और वाइस चांसलर कौन है ना, वाइस चांसलर कौन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाइस चांसलर की डेस्क यहाँ पे लिखी हुई है ना। तो इन भाई साहब का नाम क्या है ना, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली, मैं भी बस देख ही रहा हूँ। देख लेना, मनोज कुमार सिन्हा, ठीक है। प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा इसके वाइस चांसलर हैं, ठीक है। तो ये आपकी बात काम की बात है, ठीक है। तो चांसलर कौन है अभी वर्तमान में, संजीव सचदेवा जी हैं। और वाइस चांसलर कौन है, तो वाइस चांसलर कौन हो गए, सिन्हा, प्रोफेसर कौन हो गए, मनोज सिन्हा, है ना। कौन है, प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा, ठीक है। कौन, मनोज कुमार सिन्हा। तो ये काम की बात आपके लिए यहाँ पे हो जाती है। वही, अच्छा, वहीं पे आप यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है। अगला जो काम का है वो क्या है कि, है ना, ये एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय का जो वो है कार्य, वो है बिल्डिंग है। क्योंकि विश्वविद्यालय होता क्या है सामान्यतः, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब आईआईटी इंदौर बना, तो आईआईटी इंदौर को स्थापित करने की सरकार ने घोषणा कर दी। लेकिन स्थापित करने की घोषणा के साथ ही बिल्डिंग थोड़े ना प्रकट हो जाएगी अचानक से, विश्वकर्मा भगवान आके बिल्डिंग प्रकट कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो उनकी बिल्डिंग कई, सॉरी, उनके कोर्सेज कई सालों तक कहाँ से चलते रहे, एसजीएस आईटीएस से चलते रहे। बाद में जब उनकी स्वतंत्र बिल्डिंग बन गई तो पूरे मामले को कहाँ शिफ्ट कर लिया गया, उनकी अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट कर लिया गया। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जब तक इनका विकास कार्य पूरा नहीं हो जाता भवन का, तब तक इसके सभी कोर्सेज, विश्वविद्यालय आदि पूरा कहाँ से चलता रहेगा, भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान से चलता रहेगा। कहाँ से, भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर में क्या है, संचालित होता रहेगा, ठीक है। ये बात वहां पे उनकी वेबसाइट में लिखी हुई है। ये जो भी कंटेंट है यहाँ पर है, ये जो भी कंटेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो कंटेंट पूरा का पूरा कहाँ से लिया गया है, यहाँ से लिया गया है। ये अबाउट एनएलआईयू, विजन, मोटो आदि आदि यहाँ पे जो बातें लिखी हुई हैं, यहाँ से लिया गया है, ठीक है। चलिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डीएनएलयू, है ना, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा क्या है, यूजीसी द्वारा राज्य विश्वविद्यालय के रूप में क्या है, मान्यता प्रदान की गई है। ये भी ध्यान में रखना है। एक पॉइंट जो आपके काम का है इसमें, वो क्या है, विधि मित्र, है ना। क्या है, विधि मित्र। कि धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने 2020 में, 18 दिसंबर 2020 में, भरे कोरोना के बीच में एक विधि मित्र नामक कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया था। बस इतना ही ध्यान में रखना है। विधि मित्र नामक कानूनी सहायता क्लिनिक किसने शुरू किया था, डीएनएलयू ने। किसने, डीएनएलयू ने, ठीक है। चलिए, अगला विश्वविद्यालय है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, अपने प्रकार का एकमात्र विश्वविद्यालय है ना प्रदेश का। कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 34-35 वर्ष पहले की गई थी। यह किन चीजों से डील करता हुआ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जनसंचार, है ना। ये किन किन चीजों से डील करता हुआ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या क्या है, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, न्यू मीडिया, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, कम्युनिकेशन, रिसर्च एंड मैनेजमेंट, एजुकेशन, इन सब्जेक्ट से डील करता है, इन चीजों से डील करता है, इन क्षेत्रों से डील करता है। और इन्हीं क्षेत्रों के लिए विभिन्न क्या है, कोर्सेस वो, डिग्री डिप्लोमा कोर्सेस वो संचालित करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसको स्थापना कब की गई थी, 1990 में। कब, 1990 में स्थापित किया गया था। यह, है ना, यह प्रदेश के महान कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है ना, जिनको एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, उनके नाम पे इसको स्थापित किया गया है ना। किसके, उन्हीं के नाम पे इसको स्थापित किया गया है। और ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यह पूरे एशियाई उपमहाद्वीप में उत्कृष्टता का पहला शैक्षणिक केंद्र है, जहां वर्तमान में मीडिया आवश्यकताओं के प्रासंगिक संचार और पारंपरिक आधुनिक तरीकों के माध्यम से संचार, मीडिया, आईटी विषयों में पेशेवरों को विकसित किया जाता है। खास करके आपने देखा होगा, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म का जो लोग कोर्स करते हैं वो सामान्यतः कहाँ से जुड़े होते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से संबद्ध होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना। ये कहाँ पर है, भोपाल में। कहाँ पर है, भोपाल में है। इसके 3 परिसर भी हैं। कहाँ पर है वो, दतिया, खंडवा और रीवा में। इसके 3 परिसर कहाँ पर हैं, दतिया, खंडवा और रीवा में। इस विश्वविद्यालय के यूजीसी के तहत मान्यता प्राप्त है। यूजीसी की किस धारा से मान्यता प्राप्त है उसका हमको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नैक ने इसको क्या दिया हुआ है, बी ग्रेड दिया हुआ है। नैक ने इसको क्या दिया है, बी ग्रेड दिया हुआ है। वह भी हमारे काम का है, ठीक है। क्या कोर्स संचालित होते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया था, तो अभी हम यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला जो महत्वपूर्ण काम की बात है वो क्या है कि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, है ना, हमारे विश्वविद्यालय, ये हमारे यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, दरअसल कि मैंने इनकी वेबसाइट से जो कंटेंट लिया था, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी
ये रहा, ठीक है। इनकी वेबसाइट जो मैंने कंटेंट लिया था चूंकि, तो उस वेबसाइट में क्या लिखा हो, अवर यूनिवर्सिटी, इसलिए वो हमारे विश्वविद्यालय ट्रांसलेशन में आया, ठीक है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, राधा कृष्णन जी हैं। कौन है, राधा कृष्णन जी, ठीक है। तो इसके कुलाध्यक्ष हैं, विजिटर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे काम के लिए। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय की महापरिषद या जनरल काउंसिल के जनरल काउंसिल और प्रबंधन समिति क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। हाँ, तो जो विश्वविद्यालय का जनरल काउंसिल है और मैनेजमेंट कमेटी है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री मतलब मोहन यादव। और जो विश्वविद्यालय का विजिटर होता है वो कौन होता है, एक्स ऑफिशियल रूप से देश का उपराष्ट्रपति मतलब राधाकृष्णन, ठीक है। कौन, राधाकृष्णन, ठीक है। तो ये आपको दोनों पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और पॉइंट लिखे हुए हैं जिसका हमको कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी, कि महापरिषद विश्वविद्यालय की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था होती है। जो जनरल काउंसिल महापरिषद होगी वह सबसे बड़ी संस्था है, वही मेन निर्णय लेती है। यह विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रशासनिक गतिविधियों क्या करती है, डायरेक्ट करती है, कंट्रोल करती है। मीडिया के प्रतिष्ठित लोग जैसे भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष, एडिटर्स गिल्ड के प्रतिनिधि आदि 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 इसके सदस्यों के रूप में होते हैं। हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से ये सब कोई काम का नहीं है, ठीक है। काम का क्या था, जो मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। चलिए, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब आता है राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर। राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय किसके नाम पे स्थापित है, तो राजा मान सिंह तोमर के नाम पे ही स्थापित है, जिनका कालखंड 1486 से 1518 के आसपास का रहा, ठीक है। उन्हीं के नाम पे इसको स्थापित किया गया है। संगीत और मूर्ति कला की क्षेत्र में यह संगीत की कला को और मूर्ति की कला को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया है। कहाँ पर है ये, ग्वालियर में है। कहाँ पर है, ग्वालियर में है, ठीक है। वर्तमान में विश्वविद्यालय भारत में कला और संगीत को सीखने के लिए राजा मान सिंह तोमर के महान प्रयास का प्रतीक है। तानसेन, बैजू बावरा जैसे महान संगीतकारों ने राजा मान सिंह तोमर द्वारा खोले गए संगीत विद्यापीठ ग्वालियर में अपनी संगीत शिक्षा प्राप्त की थी। दरअसल क्या था, जब राजा मान सिंह तोमर थे, है ना, जब राजा मान सिंह तोमर थे तो उन्होंने अपने संगीत के प्रति रुझान के कारण क्या किया था, एक विद्यापीठ खोला था ग्वालियर में। उस विद्यापीठ में तानसेन, बैजू बावरा जैसे महान लोगों ने क्या किया था, संगीत की कला सीखी थी। आगे चल करके जब आज़ादी मिली और बहुत सारी प्रक्रियाएं हो गई, तो क्या किया गया, प्रदेश सरकार द्वारा इसको एक विश्वविद्यालय के तौर पे क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया, उसी संगीत और है ना, संगीत और मूर्ति कला के क्षेत्र में काम करने के लिए, ठीक है। यह ग्वालियर घराना के संगीत घरानों में क्या है, सबसे पुराना है। दरअसल ये पूरा का पूरा विश्वविद्यालय ग्वालियर घराने के जो संगीत है ना, उसके लिए, ग्वालियर घराने का संगीत और ग्वालियर घराने के संगीतकार, उनके लिए क्या है, काम करता है, ठीक है। चलिए, आखिरी में काम की बात यह क्या है कि यह भाई 19 अगस्त 2008 को स्थापित किया गया था, है ना। कब स्थापित किया गया था, 19 अगस्त 2008 को स्थापित किया गया था। यहाँ पे 5 फैकल्टीज हैं। 5 फैकल्टीज कौन कौन सी हैं, एक संगीत है, दूसरा नृत्य है, तीसरा ललित कला, रंगमंच और सामाजिक विज्ञान। 5 फैकल्टीज हैं, कौन कौन सी भाई, म्यूजिक, डांस, फाइन आर्ट, थिएटर और सोशल साइंस, ठीक है। ये 5 यहाँ पे क्या है, फैकल्टीज हैं, संकाय हैं, जिसके तहत ये विश्वविद्यालय क्या है, वर्तमान में संचालित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, यहाँ से काम खत्म होता है इसका। अगला विश्वविद्यालय राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं प्रदेश में, ये बात मैंने पहले पढ़ाई हुई है आपको। कब पढ़ाई थी, जब आपको पढ़ाया था आईसीएआर, यूनिट 1 में आईसीआर पढ़ाया था, उसका वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। आईसीआर जब पढ़ाया था तब इसके बारे में बताया हुआ था। तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय आरबीएस के भी है ना। तो राजमाता विजय सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 19 अगस्त 2008 को की गई थी। कहाँ पर है, जबलपुर में है। यह प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय है। तो पहला कहाँ है, ग्वालियर में। पहला कहाँ है, ग्वालियर में। कौन सा, है ना, ठीक है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये राजमाता विजय सिंधिया कहाँ है, ग्वालियर में है। पहला कौन सा है, जबलपुर में है। जबलपुर वाला कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, है ना, उल्टा बोल दिए थे। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय पहला कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि कहाँ पर है, जबलपुर में है। दूसरा कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, 2008 का, जो हम पढ़ रहे हैं, राजमाता विजय सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय 19 अगस्त 2008 को स्थापित किया गया था, ठीक है। अब वापस से क्या है, कृषि विश्वविद्यालय है, मतलब सीधी सी बात है कि कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले सभी कॉलेज इससे एफिलिएट होंगे। जैसे उद्यानिकी महाविद्यालय मान लो, है ना, फॉरेस्ट्री कॉलेज हो गया कोई सा, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट्री कॉलेज वगैरह जितनी चीजें होती हैं वो सब किससे एसोसिएट होंगे, इसी विश्वविद्यालय से, अथवा जो जबलपुर वाला विश्वविद्यालय उससे एसोसिएट होंगे, ठीक है। जबलपुर वाले को भी इसके बाद देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब जो कुछ बातें दी हुई हमारे काम की नहीं है, ठीक है।
ठीक, यहाँ पे हमारे काम का कुछ भी नहीं है, इसको आप चाहें तो पूरा का पूरा स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था, है ना। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। ये वो है यूनिवर्सिटी है, यह यूएसए के लैंड ग्रांट कॉलेज से भी क्या है प्रेरित है ना। यूएसए के लैंड ग्रांट कॉलेज से भी क्या है प्रेरित है ना। ये जो विश्वविद्यालय है यह 2 अक्टूबर 1964 को स्थापित किया गया था, है ना। इसकी उद्घाटन में कौन आया, तो उस समय की केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जिसके उद्घाटन में जबलपुर पधारी थी, है ना। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसका केंद्रीय कार्यालय प्रशासनिक कार्यालय कहाँ है, जबलपुर शहर में ही अवस्थित है। अब इसके तहत कितने कॉलेज हैं, कितने वो हैं, पशु कॉलेज आदि आदि, तो वो सब आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, चलिए तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, विश्वविद्यालय को 1987 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, है ना, रायपुर छत्तीसगढ़, 2008 में राजमाता विजय सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश और 2009 में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश के रूप में सहवर्ती विश्वविद्यालयों के निर्माण के साथ क्या है अलग होना पड़ा। इस पूरी कहानी का मतलब क्या है यार, है ना। देखो होता क्या था कि जब ये कॉलेज स्थापित किया गया है ना 64 के दौर में, तब क्या था कि पशु पशु शिक्षा से संबंधित, कृषि शिक्षा से संबंधित जितने भी कॉलेज होते थे, वेटनरी कॉलेज, एग्री कॉलेज आदि आदि, ये सब के सब इसी विश्वविद्यालय से जुड़ते थे। लेकिन आगे चल करके क्या किया सरकार ने, कुछ नए कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए और क्या किया साथ ही साथ एक है ना पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय भी स्थापित कर दिया। तो जब पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय आया तो जितने पशु वाले कॉलेज थे, वेटनरी कॉलेज थे, वो सब इस विश्वविद्यालय से जुड़ गए, नए वाले विषय मतलब नानाजी देशमुख वाले में से, इसको भी देख लेंगे आगे चल करके, है ना। और क्या कर दिया गया, जो कृषि विश्वविद्यालय जैसे 2008 का राजमाता विजय सिंधिया आया ऊपर हमने पढ़ा, तो क्या कर दिया गया, 2 कृषि विश्वविद्यालय हो गए, दोनों का एरिया डिवाइड कर दिया गया, प्रदेश का आधा हिस्सा एक को दे दिया गया, प्रदेश का आधा हिस्सा दूसरे को दे दिया गया। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्या है लिखी हुई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। और ये 87 का परिप्रेक्ष्य क्या है यहाँ पर, दरअसल क्या किया गया था, 87 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया था, है ना। उसको भी आपको ध्यान में रखना है। वो कहाँ स्थापित किया गया था, रायपुर में, और वर्तमान में उस चीज़ का हमसे कोई संबंध नहीं क्योंकि रायपुर हमारे पास रहा नहीं। ठीक है, चलिए तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला आता है हमारा, अच्छा यहाँ पे बहुत कुछ डेटा दिया हुआ है कि इसके तहत कितने महाविद्यालय संचालित हैं, है ना। यदि आप इनकी वेबसाइट में जाएंगे, है ना, यदि आप इनकी वेबसाइट में जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, है ना, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। ठीक है, यदि आप इनकी वेबसाइट में जाएंगे, कहाँ पर, अबाउट सेक्शन में, है ना, इनकी वेबसाइट में कहाँ पे जाएंगे आप, अबाउट सेक्शन में जाएंगे, तो पूरा इनने कहानी यहाँ पे भर के रखा हुआ है, ये रहा, है ना, ये रहा कि यहाँ पे इनके क्या है जोन्स बटे हुए हैं। ये यहाँ पे इन्होंने क्या बताए हुए हैं कि हमारे पास क्या है 7 कॉलेजेस एग्रीकल्चर के, ये वहाँ पे उनके नाम लिखे हुए हैं। एक कॉलेज हॉर्टिकल्चर का है रेहली में, है ना, सागर में, वो लिखा हुआ है। 1 कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जबलपुर में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कॉलेज है। हॉर्टिकल्चर वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इनके पास, है ना, एंड ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर का लेकर के, वो कहाँ पर है, सागर में है। ये पूरी कहानी इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, वही कहानी हमने यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक है, क्या याद करना है, नहीं याद करना। ठीक है, चलिए, है ना। अगला आता है हमारा नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, जो हमने ऊपर देखा कि 2008 में इसको स्थापित किया गया, एग्जैक्टली 2009 में आया था वो, है ना। तो नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की स्थापना मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के माध्यम से की गई थी, है ना। और यह कब से प्रभावी हुआ, 3 नवंबर 2009 से। कब से, 3 नवंबर 2009 से। नाम में क्या है इसके, पशु चिकित्सा, मतलब जितने भी वेटनरी कॉलेज होते हैं वो सब अब किससे अफिलिएट कर दिए जाएंगे, इस यूनिवर्सिटी से अफिलिएट कर दिए जाएंगे। प्रदेश के सभी वेटनरी इंस्टीट्यूट इसी से क्या कर दिए गए, अफिलिएट कर दिए गए, वेटनरी कॉलेज इससे अफिलिएट कर दिए गए। ठीक है, तो पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन और संबद्ध विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा संबंधी जो कॉलेज हैं वो यहाँ से क्या है जोड़ दिए गए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी यहाँ पे हमारे काम का कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला आता है मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल क्या था कि जब तक ये विश्वविद्यालय नहीं था तब तक क्या हो रहा था कि प्रदेश के अलग अलग मेडिकल कॉलेज अलग अलग यूनिवर्सिटियों से जुड़े हुए थे। ठीक है,
जैसे मोटा मोटा तौर पे कहें, भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज है, वो किससे जुड़ा हुआ था? बरकतुल्लाह से जुड़ा हुआ था। इंदौर में जो मेडिकल कॉलेज है वो किससे जुड़ा हुआ था? डीएवीपी से जुड़ा हुआ था। इसके कारण क्या था, एकरूपता नहीं आ रही थी, ठीक है, किसमें? पढ़ाई में, सिलेबस में, आदि आदि चीजों में, ठीक है। तो क्या कर दिया गया प्रदेश सरकार द्वारा, सभी चीजों में एकरूपता लाने के लिए, मेडिकल एजुकेशन में एकरूपता लाने के लिए सरकार के द्वारा यह विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया गया, ठीक है। अब ये विश्वविद्यालय क्या करता है? ये विश्वविद्यालय प्रदेश के मध्य प्रदेश राज्य के सभी मेडिसिन, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिक, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी, योगा, जितने भी कॉलेज होते हैं डॉक्टरी से संबंधित, जितने प्रकार की डॉक्टरी होती है, और डॉक्टरी के अलावा पैरामेडिकल भी, मतलब नर्सिंग वगैरह सब पैरामेडिकल का हिस्सा है। तो इन सब के कोर्सेज संचालित करने का ठेका इस विश्वविद्यालय को दिया गया, और इन सभी कॉलेजों को, है ना, इस प्रकार के कोर्सेज संचालित करने वाले सभी कॉलेजों को इसी विश्वविद्यालय से क्या कर दिया गया? अटैच कर दिया गया, जोड़ दिया गया, संबद्ध कर दिया गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें। ये विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? 6 मई 2011 को। कब? 6 मई 2011 को, मतलब 2011 में। कब स्थापित किया गया? 2011 में स्थापित किया गया। लगभग 400 से अधिक कॉलेज इसमें जुड़े हुए हैं। कितने? 400 से अधिक कॉलेज इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि हैं इतने सारे ना भाई, हैं, क्यों इतने सारे हो जाते हैं? क्यों इतने सारे हो जाते हैं? है ना, मेडिकल कॉलेज तो इतने हैं नहीं, फिर 400 कैसे हो गए? दरअसल नर्सिंग कॉलेज बहुत सारे हैं, और डेंटल भी, खास करके नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज इतने सारे हैं कि संख्या 400 तक पहुंच जा रही है, ठीक है। बट ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। चलिए, अब ये विश्वविद्यालय के उद्देश्य क्या है वो मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी, है ना, कि स्वास्थ्य एवं संबद्ध स्वास्थ्य जनशक्ति की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप क्या करना, स्वास्थ्य प्रणाली को सक्षम बनाना, यही मूल उद्देश्य था। गुणात्मक सुधार लाना, परामर्श, सतत शिक्षा, अनुसंधान, विकास आदि आदि को बढ़ावा देना, ऐसे कई सारे उद्देश्यों के आधार पर इसको 2011 में स्थापित किया गया था। अगला विश्वविद्यालय सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, है ना, सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज। तो 21 सितंबर 2012 को श्रीलंका के उस समय के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षा ने भूटान के उस समय के प्रधानमंत्री जिग्मे योशेर थिनले के साथ मिलकर के क्या किया था? इसको स्थापित किया था, ठीक है। मतलब उद्घाटन में, समारोह में ये लोग शामिल हुए थे, है ना। ये दोनों महानुभाव, है ना, महिंदा राजपक्षा और जिग्मे थिनले, ये दोनों महानुभाव भूटान और श्रीलंका के इसके उद्घाटन में शामिल हुए थे। क्यों? क्योंकि भाई श्रीलंका भी बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री है थोड़ा सा, और जिग्मे थिनले जो है भूटान के हैं, भूटान भी बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री है। और जो सांची है, सांची का दरअसल मूल जो है फेमस है, वो दरअसल किसकी वजह से है? बुद्धिज्म की वजह से ही फेमस है वो तो, स्तूपा, है ना, सांची स्तूप। तो 21 सितंबर 2012 में इसको क्या है? स्थापित किया गया था, ठीक है। यह विश्वविद्यालय महान प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की पुरानी महिमा को पुनर्जीवित करने और मानव जाति के लाभ के लिए ज्ञान, अभ्यास और ज्ञान के बहुआयामी पहलुओं में मूल्य जोड़ करके वर्तमान परिदृश्य को जीवंत करने के लिए क्या है? प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारी पुरानी ज्ञान परंपरा थी, क्या करना? उसको जीवंत करना, फिर से समाज के सामने उसको लेकर के आने के उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय को 2012 में स्थापित किया गया था। कहाँ भाई? सांची में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक। अगला विश्वविद्यालय महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय। तो महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय 19 सितंबर 1995 को एक विधेयक ला करके स्थापित किया गया था, है ना। कब? 19 सितंबर 1995 को, ठीक है। ये महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय है कहाँ पर? कटनी में। कहाँ पर है ये? कटनी में है, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर है ये? कटनी में है। क्या क्या कोर्स संचालित हैं? तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, हर प्रकार का सुविधा ये लोग क्या है? प्रदान करते हैं ना। इसके अलावा वैदिक कोर्सेज संचालित करते हैं, जैसे शास्त्री, आचार्य, है ना। ये क्या होता है भाई? पीजी होता है। ये क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट होता है, ठीक है। तो शास्त्री, आचार्य हो गया, इसके अलावा डिप्लोमा हो गया, पत्रोपाधि हो गया, है ना, आदि आदि प्रकार के क्या है? कोर्सेज ये लोग संचालित करते हैं, ठीक है। कहाँ पर है ये लोग? कटनी में है। कहाँ पर है? कटनी में। कब से स्थापित किए गए? 95 में। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। अष्टांग योग की शिक्षा तथा वेद विज्ञान की शिक्षा में लोग क्या है? काम करते हैं, ध्यान में रखना है। अष्टांग योग की शिक्षा और वेद विज्ञान की शिक्षा में लोग क्या है? अनिवार्य रूप से काम कर रहे हैं। यह भी आपके पर्सपेक्टिव से क्या है? काम का एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो, अगला आता है रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, है ना। रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय वर्तमान में नया विश्वविद्यालय बनाया गया। कहाँ पर है? सागर में है। कहाँ पर है? सागर में है। सागर में ऑलरेडी एक विश्वविद्यालय सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हरिसिंह गौरव यूनिवर्सिटी, है ना। लेकिन वह एक अलग प्रकार का विश्वविद्यालय है, ये एक अलग प्रकार का, ये राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है ना। एक नया विश्वविद्यालय तैयार किया गया है।
किसके नाम पे बनाया गया? तो रानी अवंतीबाई लोधी जो हुई मंडला की, है ना, उनके नाम पे इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया है। तो यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। कब स्थापित किया गया? तो 24-25 के शैक्षणिक बजट से। कब से? 24-25 के शैक्षणिक सत्र से इसने अपना संचालन चालू किया, मतलब अभी ही स्थापित किया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो ये पूरी कहानी थी। आप में से जो लोग सहायक कुल सचिव के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वह मुझसे स्क्रीन में दिख के रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध हैं। यह नोट्स प्रिंटेड और ई बुक फॉर्मेट दोनों में उपलब्ध हैं। नए सिलेबस के हिसाब से अपडेटेड नोट्स हैं। आप जॉब्स वाला का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, है ना, इस नाम को सर्च करके, और वहाँ पे आप डेली बेसिस पे एमसीक्यू भी लगा सकते हैं। चलिए, आज की क्लास को बाइंड अप करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।